मेरे बच्चों, तो आज हम सब पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। क्लास 11th का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में चैप्टर है कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे, कोशिका किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी जानेंगे। तो कोशिका की परिभाषा देखेंगे। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मतलब जो रॉबर्ट हुक थे 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने 1674 ईस्वी में किया। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। कोशिकावाद का विचार तदरोचित ने 1824 ईस्वी में प्रस्तुत किया, किंतु इनका श्रेय स्लाइडन और स्वान को जाता है। अर्थात कोशिकावाद का विचार तो तदरोचित ने किया था 1824 में, लेकिन कोशिकावाद का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था, वो भी 1839 में। स्लाइडन और स्वान ने यह भी बताया कि कोशिकाएं पौधे और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो पौधे और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती है। परकिंजे ने 1837 ईस्वी में कोशिका के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। पौधों एवं जंतुओं के ऊतकों के अध्ययन के आधार पर सन 1855 ईस्वी में बिरचो ने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म होता है और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक ही नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है। अब हम देखेंगे कोशिका के अंगक के बारे में। कोशिका के कितने अंग होते हैं और प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा अंग कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है। तीसरा कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला सूत्र कणिका जिसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। इंग्लिश में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्टकट में RER कहते हैं। राइबोसोम गाल्जी बॉडी ताराकाय। इसके बाद लाइसोसोम केंद्रक न्यूक्लियस रसधानी वैक्यूल। लवक जिसे प्लास्टिड कहते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। आवरणी लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। इसमें सबसे पहले देखेंगे जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तत् प्रोटोप्लाज्म का निर्माण साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर होता है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में किया, परंतु उन्होंने इस जीव द्रव्य को सार्केड नाम दिया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो जीव द्रव्य होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं, अर्थात सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल का बना होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं,
कोशिका के अंदर जीवित तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है और इसका पीएच मान 7.2 होती है। कोशिका द्रव्य में जल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। अब केंद्रिका द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ केंद्रिका द्रव्य कहलाता है। इसके बाद हम कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं, यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति पादपों में पाया जाता है तथा पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप है और इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु में जो झिल्ली होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म को पूर्ण रूप से घेर रहता है। इसी साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है कि जो कि प्लांटों में पाया जाता है। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका अंदर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है, जो अंदर कोशिका के आते हैं पदार्थ, उसका नियंत्रण करने का काम करती है। यह अर्धपारगम्य होता है। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके मध्य में एक वसीय पदार्थ फास्फोलिपिड की बनी 2 परतें होती है, जो कि 35 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। वसा के अणुओं से बनी इन 2 परतों के दोनों ओर प्रोटीन अणुओं की बनी 20 एंगस्ट्रॉन की एक परतें होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सूत्रकणिका, जिसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम कोलिकर ने 1880 में कीटों के रेखित पेशियों में सूत्रकणिका को खोजा था। सन 1990 में आल्टमान ने कोशिकाओं में सूत्रकणिका का उल्लेख किया, लेकिन आल्टमान ने सूत्रकणिका को बायोप्लास्ट का नाम दिया था। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में सर्वप्रथम इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। सूत्रकणिका में ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलता है। सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस अर्थात शक्ति गृह कहते हैं। सूत्रकणिका के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम, जो कि 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक होते हैं। अगर सूत्रकणिका में देखा जाए तो प्रोटीन 65 से 70% होता है, फास्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5% और डीएनए सूक्ष्म मात्रा में होता है। सूत्रकणिका में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया से एडीपी से एटीपी नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। सूत्रकणिका का सीधा संबंध वायवीय श्वसन से है। इसके बाद देखेंगे अंतःद्रवीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रवीय जालिका की खोज तथा नामकरण KR पोर्टर द्वारा 1945 में किया गया। यह कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैली होती है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रायः सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं। जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। आकृति के आधार पर अंतःद्रवीय जालिका 3 प्रकार की होती हैं। सिस्टर्नी द्रवीय जालिका होता है। ये लंबी चपटी
शाखा विहीन थैली जैसी संरचनाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक वेजिकल होता है जिसे थैलियाँ कहते हैं। ये अंडाकार रचनाएं हैं, इनमें अस्रावी पदार्थ भरा रहता है। एक नलिकाएं होती हैं जिसे ट्यूबुल्स कहते हैं। एक केंद्रक के पास से निकलती हैं और जालिका बनाती हैं। इनकी आकृति में बहुत विषमता होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंदर से सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 प्रकार की जालिका होती हैं। एक चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका जिसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्टकट में SER कहते हैं। SER पर राइबोसोम नहीं बनते हैं तथा ये प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेते हैं। SER कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। SER में लिपिड तथा स्टीरोल का संश्लेषण होता है। कलिकामय अंतर्द्रवीय जालिका जिसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे RER से भी जानते हैं। RER की सतह पर राइबोसोम स्थित होते हैं और ये प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। RER प्रोटीन उपापचय में भाग लेती हैं। इनमें विभिन्न पाचक विकरों का संश्लेषण भी होता है। जंतुओं के अग्नाशय में विशेष परिस्थितियों में SER RER में बदल देती है। मतलब जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल जाती है। संक्रामी अंतर्द्रवीय जालिका होता है जिसे TER कहते हैं। TER से कलिकाओं के रूप में छोटी थैलियाँ मुक्त होती हैं जिनके द्वारा प्रोटीन और फास्फोलिपिड गाल्गी काय में पहुँचते हैं। इसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम गोलाकार आकृति के लगभग 15 से 20 नैनोमीटर व्यास के कला विहीन सूक्ष्म कण हैं। इसमें RNA तथा प्रोटीन लगभग समभाग में पाए जाते हैं, अतः इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। इन कणों को सबसे पहले रोबिन्स और ब्राउन ने 1953 में सेम के जड़ों की कोशिकाओं में देखा था। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को 1953 ईस्वी में देखा। सन 1974 में पैलाडे को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 70 प्रकार के राइबोसोम जीवाणु कोशिकाओं हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। 70 जो प्रकार के राइबोसोम बनते हैं वो 50 प्लस 30 के बनते हैं। जो 50 होते हैं वो बड़े वाले होते हैं, जो 30 होते हैं वो छोटे वाले होते हैं और यह हल्का होता है। 80 प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कि 60 और 40 से मिलकर बनते हैं और यह भारी होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम पशुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में किया था। सन 1906 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। जीवाणुओं एवं नीलहरी शैवालों में ये नहीं पाए जाते। गोल्जी बॉडी यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता देता है। कोशिका पट्ट का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण, हार्मोन का उत्पादन, लाइसोसोम का निर्माण, गोल्जी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।